चलो बच्चों, आवाज आ रही है सबको? यस सर। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। 1 मिनट रुक जाओ। चलो, आवाज सबको प्रॉपर जा रही है? सब लोग सुन पा रहे हो? यस। ओके। तो कहाँ तक हो गया था आप लोगों का, ये बताओ? आपका कहाँ तक चल रहा था लेक्चर? अपडेट करो कोई। बेटा आपका कहाँ तक हो गया था? आवाज आ रही है सबको? यस सर सर। गुड फीमेल आफ्टरनून रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का खत्म हो गया था और स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट किया। चलो ठीक है। चलो, सर ने तो आपको अच्छे से पढ़ाया होगा, ठीक है, बट अपन एक बार रिकैप करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है ख्याति? ओके पहले एक बार, पहले क्योंकि देखो नए बच्चे भी है और मैं पहला लेक्चर ले रहा हूँ पोस्ट कोविड, तो चलो मैं थोड़ा रिकैप करूंगा। रिकैप करने के बाद अपन लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कुछ टर्म्स आपने सुना नहीं होगा और फिर मैं बाद में बताऊं तो फिर आपको समझ में ना आए, इसलिए मेरे को थोड़ा रिकैप करके चलना होगा। एक बार देख के चलेंगे अपन सब कुछ, जो जो आपने पढ़ा है बस उसका एक बार रिवीजन करेंगे, शॉर्ट रिवीजन। चलो, स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ सर। यस सर। 1 मिनट बेटा, रुक जाओ। अब स्क्रीन आपको दिख रही होगी? दिख रही है? यस सर। चलो ठीक है।
चलो बेटा शुरू करते हैं लेक्चर। आज हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपने देखा था, इसी चैप्टर को अपन आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और पहले अपन शुरुआत करेंगे आज इसको फिर से एक बार। चलो ये चैप्टर ऐसा है ना कि जितनी बार रिवीजन करो अच्छा है आपके लिए, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और इससे 2-4 क्वेश्चन तो हर साल होते हैं और अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आवाज आ रही सबको? यस सर। Yes, sir. देखो आवाज में कहीं प्रॉब्लम हो, ना सुनाई दे तो उधर से आप बोल देना कि सर आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। और विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम हो तो भी बता देना आप। चलो, तो जैसा कि आपने जितने बच्चे हैं सबने देखा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है। तो हम फिर से इसको शुरू कर रहे हैं आज, ताकि जिनका ना हुआ हो उनका रिवीजन भी हो जाए, या हो सकता है कुछ बच्चों को ना समझ में आए तो उनको फिर से समझ भी आ जाए, ठीक है। तो चलो अपन शुरू करते हैं चैप्टर को। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, कोई एक बताओ। रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, बताओ। अरे रिप्रोडक्शन को डिफाइन करो बच्चों। Production of a new organism from the existing organism. क्या सब लोग लेक्चर में हो? ख्याति, कर्तव्य, एंड्रिया, सब लोग हो? यस सर। तो बोल क्यों नहीं रही है? रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन नहीं आता है? आता है सर। हाँ तो आता है तो बोलो ना। चलो ठीक है, रिप्रोडक्शन मतलब सिंपल क्या है, गिविंग बर्थ टू यंग वंस। लेकिन उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमेशा क्या याद रखना है, सिमिलर टू इटसेल्फ, है ना। हमेशा देखो कि ह्यूमन जो है ह्यूमन को प्रोड्यूस करेगा, डॉग डॉग को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये सब बेसिक बातें हैं। चलो शुरुआत करते हैं टॉपिक को। आपने सब रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन सब जानते हो। चलो ह्यूमन के बारे में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हमारा टॉपिक क्या है बेटा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो हम लोग कैसे हैं बताओ। यहाँ पे सारा बेहतरीन नोट्स बना हुआ है आपका, सब कुछ ठीक है। बस मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये मेरे ही नोट्स है, इसको पीपीटी के फॉर्म में मैंने डाले हैं। तो चलो 2-3 बातें देखते चलते हैं अभी शुरू में। सबसे पहली बात, ह्यूमंस क्या है बेटा, वी आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। क्लियर है? हम लोगों में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वी आर विविपैरस। विविपैरस मतलब क्या होता है बताओ। दो Direct कैटेगरी birth आपने पढ़ा होगा, to young. एक होता है विविपैरस और एक क्या होता है आपका Oviparous. ओविपैरस। पढ़ा है सबने? Viviparous. विविपैरस क्या होता है Yes, बेटा? sir. Direct birth to young one. डायरेक्ट बर्थ टू यंग वंस, वेरी गुड, है ना। और जो आपके ओविपैरस होते हैं वो क्या देते हैं, Egg. Eggs. पहले egg. हाँ, पहले एग ले करेगा, एग से क्या निकलता है आपका, इंडिविजुअल निकलता है, ठीक है। Individual. तो अपन क्या देख रहे हैं अभी, अपन देख रहे हैं अभी हम लोग क्या है, विविपैरस के अंदर आते हैं। मतलब बी गिव बर्थ टू यंग बेबीज, है ना। हमारे अंदर एग का प्रोडक्शन बॉडी के बाहर नहीं होता, सीधे सीधे जो बॉडी से बाहर निकलता है क्या निकलता है, यंग बेबीज, है ना, जो बच्चा होता है। चलो देखो, फिर अगला एक टर्म है आपका सेक्सुअली डाइमॉर्फिक। डाइमॉर्फिक मींस क्या होता है बताओ। ह्यूमंस आर सेक्सुअली डाइमॉर्फिक मींस क्या होगा, डाइमॉर्फिक। अरे मणिनगर ब्रांच तुम लोगों ने पढ़ रखा है, बोल क्यों नहीं रही तुम लोग। मान लो कि नए बच्चे ने पहली बार सुना होगा टर्म, तुम लोगों ने तो सुना है। पलक क्या होता है डाइमॉर्फिक? कर्तवी, ख्याति, डाइमॉर्फिक क्या होता है? Sir, distinct होना. चलो बेटा देखो, ये नया टर्म है सबके लिए, सुन लो। सेक्सुअली, वी आर सेक्सुअली डाइमॉर्फिक। अरे सिंपल सी बात है भाई। एक चीज बताओ, आप मेरे को देख के तुरंत बता सकते हो ना कि मैं मेल हूं कि फीमेल हूं, बताओ। यस सर। आप देख के मेरे को बता सकते हो कि मैं मेल हूं कि फीमेल हूं, है ना। आपको कोई भी देख के तुरंत बता सकता है क्या फीमेल हो, बता सकता है ना, जल्दी Yes, बताओ। sir. तो दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या है आपका, डिस्टिंक्ट फीचर्स, कि अपन देख के ही बता सकते हैं कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, ठीक है। हमारा बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि अपन देख के ही बता सकते हैं कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, उसको बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। क्लियर है सबको, जल्दी बताओ। Yes, sir. अरे क्लास में ऐड एक बार में क्यों नहीं होता है, लोग आधा घंटा तक ये लोग आते रहते हैं। हाँ, तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म किसको बोलते हैं बेटा, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स। मेल में अलग है, फीमेल में अलग है, और दोनों में अलग होता है, तभी तो अपन आराम से पहचान लेते हैं कि हाँ भाई ये मेल है ये फीमेल है। एक बच्चा होता है तभी आप बता देते हो कि ये मेल चाइल्ड है ये फीमेल चाइल्ड है, बता देते हैं कि नहीं अपन, जल्दी बताओ, है ना। दिस इज Yes. कॉल्ड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ये ह्यूमन के कैरेक्टर से बेटा, ठीक है।
क्या क्या ह्यूमन के कैरेक्टर्स है कि वी आर सबसे पहला सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, वी बी पैरस और सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म। ठीक है, ह्यूमन शो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। चलो देखो आगे, रिप्रोडक्शन इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सारी बातें आप जानते हो, है ना। यहां पे यह लाइन इंपॉर्टेंट है फिर से, द ग्रोथ ऑफ गोनैड्स। गोनैड्स किसको बोलते हैं अपन? गोनैड्स किसको बोलते हैं? Sex organ. सेक्स ऑर्गन। बेटा फिर से एक बार यहां बता दूं मैं आपको, सेक्स ऑर्गन में आपने पढ़ा होगा दो टाइप के सेक्स ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और क्या पढ़ा है आपने? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। Secondary. पढ़ा है? Yes, sir. पढ़ा है सबने? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स Yes, ऑर्गन। sir. ध्यान रखो, ध्यान रखो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के लिए हम जनरली यह टर्म यूज करते हैं, कौन सा टर्म? गोनैड्स। किसके लिए यूज करेंगे अपन गोनैड्स टर्म, जल्दी बताओ। Primary. Primary. ठीक है, तो सब लोग इस बात को याद रखोगे, अपन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के लिए टर्म यूज करते हैं क्या? गोनैड्स। ठीक है, तो देखो, द ग्रोथ ऑफ गोनैड्स सेक्स ऑर्गन्स, देयर मेंटेनेंस एंड फंक्शंस आर रेगुलेटेड बाय गोनाडोट्रोफिन्स। गोनाडोट्रोफिन्स ग्रुप ऑफ हार्मोन है जिसके अंदर दो हार्मोन आते हैं मेनली, एफएसएच एंड एलएस। नाम सुना होगा सबने, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एलएस का फुल फॉर्म क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। Lysine hormone. ठीक है, तो यही दोनों हार्मोन है ना आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, है ना, मेल का हो या फीमेल का हो। मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है बेटा, जल्दी बता दो। Testes. टेस्टिस। और फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है बेटा? Ovary. Ovary. ओवरीज, है ना। तो उसका जो सारा ग्रोथ होता है, मेंटेनेंस होता है, फंक्शन होता है ना, सब इन दोनों हार्मोन के अंदर होता है। बाद में पढ़ाएंगे आपको कि कैसे होता है, सारा देखेंगे अपन। ठीक है, तो इस गोनाडोट्रोफिन्स के अंदर ही क्या होता है, ये सब आपका इसका ग्रोथ, मेंटेनेंस, फंक्शन कंट्रोल होता है। और ये बताओ, इस गोनाडोट्रोफिन को सिक्रीट कौन करता है आपका? आपने पढ़ा होगा 11th में, पढ़ा है पिट्यूटरी ग्लैंड, जल्दी हाँ। बताओ। Yes, sir. पिट्यूटरी ग्लैंड में दो लोब होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ये भी पढ़ा होगा। हाँ, yes, sir. तो ये कौन सा लोब बेटा सिक्रीट करता है? एंटीरियर लोब। आपने पढ़ा था, मैंने 11th में पढ़ाया था, और बाकी सेंटर पे भी लोगों ने पढ़ा होगा, एक जीएनआरएच होता है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है। कौन रिलीज करता है बेटा, जल्दी बता दो, कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। वेरी गुड, है ना। Hypothalamus. इसको रिलीज कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड किसका सिक्रीट करता है? एलएच एंड एफएसएच। FSH. बात समझ आ रही? बात समझ। जीएनआरएच हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है, फिर वो किसको ऑर्डर देता है? पिट्यूटरी को, कि भाई तुम गोनाडोट्रोफिन्स का सिक्रीशन करवाओ। और गोनाडोट्रोफिन मींस कौन सा हार्मोन? एलएच एंड एफएसएच। क्लियर है सबको, जल्दी बताओ। Yes, sir. इस पूरे पैराग्राफ में दो बातें आपको अलग से दिखाई दिया, डेट इज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, और दूसरा क्या, यह लाइन को इंपॉर्टेंट रखेंगे। देखो, नीट के लिए आपको सबसे पहली बात क्या है कि कहां पे फोकस करना है, ध्यान रखना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। एक और टर्म आता है आपका प्यूबर्टी, सबने सुना होगा। प्यूबर्टी किसको बोलते हैं, सुना है सबने? Yes, sir. Yes, किसको sir. बोलते हैं प्यूबर्टी, किसको बोलते हैं बेटा, बताओ किसको बोलते हैं अपन प्यूबर्टी? जब आप सिंपल से देखो, कभी कभी क्या होता है ना, तुम लोग रट्टा मारने चले जाते हो सभी चीजों को। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है हर चीजों को, आप समझो बातों को। प्यूबर्टी मींस जब आप 11-12 साल के हो जाते हो। Maturation. हाँ एग्जैक्टली, जब आप मैच्योरेशन की तरफ बढ़ते हो ना, दैट फेज इज कॉल्ड प्यूबर्टी। ठीक है, तो प्यूबर्टी क्या होता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, पीरियड ड्यूरिंग व्हिच द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ स्लोज डाउन एंड रिप्रोडक्टिव टिश्यू स्टार्ट्स मैच्योरिंग। जब आप 11-12 साल के हो जाते हो, 13 साल के हो जाते हो, तो आपने देखा होगा कि आपके हाथ की, पैर की, सबकी लंबाई जितनी होनी है लगभग हो गई होती है। थोड़ा बहुत डेवलपमेंट इसके बाद होता है ना। जैसे 12 साल का जो बच्चा हो जाता है ना, जैसे मान लो आप लोग हो, आप लोग 15-16 साल के हो, 17 साल के हो, अब आपका हाइट जितना है ना, आपके हाथ की लंबाई जितनी है, पैर की लंबाई जितनी है, उसमें ज्यादा बढ़ने के चांसेस नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो प्यूबर्टी में क्या होता है, जनरल बॉडी ग्रोथ स्लो हो जाता है, मतलब आपके बाकी जो हाथ पैर जो भी ग्रो हो रहे थे ना, वो बच्चा में बहुत तेजी से होता है। लेकिन जैसे ही आप 12-13 साल के होते हो ना, बहुत मतलब माइनर ग्रोथ होता है। लेकिन जैसे ही आप 12-13 साल के होते हो, आपके कौन से ऑर्गन मच्योर होने लग जाते हैं बेटा? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, है ना, होने लगते हैं ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. ठीक Yes. है, इसी को अपन प्यूबर्टी बोलते हैं, जहां पे हमारा बाकी बॉडी ग्रोथ थोड़ा स्लो हो जाता है और हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ग्रोथ तेजी से होने लगते हैं। दैट फेज इज कॉल्ड प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी को अपन क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस बोलते हैं ना। अब हम एडल्ट हो रहे हैं, अपन बोलते हैं ना, 13-14 साल 15 साल का हो जाता है तो घर में भी हम माँ बाप को क्या बोलते हैं? अरे अब मेरे को पता है, हर बात में मेरे को समझाया मत करो। एक ऐसा फेज आता है बच्चों में, है ना, उनको लगता है कि अब वो बहुत समझदार हो गए, सब कुछ खुद से कर सकते हो। ठीक है,
तो उस फेज को अपन प्यूबर्टी को एडोलेसेंस भी बोलते हैं। ह्यूमन मेल में एज आपको याद रखना है 13 से 14 ईयर्स में प्यूबर्टी अटेन होता है, जबकि फीमेल में आप देखोगे कितना होता है 11 टू 13 ईयर्स। मतलब फीमेल में प्यूबर्टी थोड़ा पहले अटेन होता है इन कंपैरिजन टू मेल। तभी आप देखते हो जो फीमेल होती है ना वह जल्दी मैच्योर होती है इन कंपैरिजन टू मेल। ठीक है, प्यूबर्टी सबको समझ में आया क्या होता है, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो जब प्यूबर्टी होता है, जैसे ही आप 12-13 साल के होते हो तो मेल में कुछ अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं, फीमेल में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ पे मेंशन है। मेल में आपको क्या देखने को मिलेगा, थिक हेयर ग्रोथ ऑन द आर्मपिट्स, जेनाइटल एरिया एंड फेशियल एरिया। जैसे मेल है दाढ़ी आना शुरू हो जाएगा, आर्मपिट में बाल आने शुरू हो जाएंगे, है ना, जेनाइटल एरिया में बाल आना शुरू हो जाता है। वॉइस भी चेंज हो जाता है, मेल का वॉइस कैसा हो जाता है जैसे जैसे वो ग्रो करता है, जल्दी बताओ। डीप, Low pitch. हाँ लो हाँ। पिच। मेल में लो पिच हो जाता है बेटा, बताओ। डीप हो जाता है मेल का वॉइस, है ना। फीमेल में धीरे धीरे जैसे जैसे फीमेल का ग्रोथ होता है ना, आवाज क्या होता है बहुत लो पिच होने लगता है। लो पिच मतलब समझते हो क्या होता है, जब आप थोड़ा भी बोलोगे ना एकदम गुंजेगा आवाज, मतलब वो ज्यादा क्लियर होता है मेल के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे वॉइस में क्या हो जाता है, डीप वॉइस हो जाता है। अगली बात, ओकेजनल पेनिस एनलार्जमेंट, ऐसा टॉपिक देखो पढ़ाने लायक है नहीं। फीमेल में क्या होता है देखो, स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको क्या बोलते हैं अपन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट के लिए एक टर्म यूज होता है, क्या बोलते हैं उसको, Menard. सुना है, टर्म सुना है सबने। Yes, sir. Yes, sir. सबसे पहली बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं अपन, मेनार्क। ठीक है, और 45-50 इयर्स के बाद जब रुक जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, Pause. Menopause. मेनोपॉज बोलते हैं। ठीक है, जब रुक जाता है तो ये फीमेल में अराउंड 50-55 ईयर्स एज के अराउंड क्या होता है, मीनोपॉज हो जाता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है। तो सबसे पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है दैट इज कॉल्ड मेनार्क, और जब रुक जाता है ना, टर्मिनेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनोपॉज। ठीक है, तो जैसे ही प्यूबर्टी आता है फीमेल में, सबसे जो मेन चेंज होता है उसके अंदर क्या होता है बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत हो जाती है। दूसरा, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, हेयर ग्रोथ ऑन द आर्मपिट्स एंड जेनाइटल एरिया, ये सब बहुत कॉमन बातें हैं, इसमें बताने वाला कुछ है नहीं। चलो आगे देखो। अब आते हैं अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जनरल प्रोसेस ऑफ स्टेप्स, है ना, क्या क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो आप जानते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहला क्या करना होगा हमें, जल्दी बताओ, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है बेटा, Formation of gametes. Male and female gametes. मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका, गैमेटोजेनेसिस, जो क्या होता है आपका फॉर्मेशन। देखो ना, गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस मींस फॉर्मेशन और गैमेटो मींस गैमेट। Gamete. तो गैमेट फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं अपन, गैमेटोजेनेसिस। अब देखो बेटा क्योंकि मेल में स्पर्म बनता है और फीमेल में ओवम बनता है, इसीलिए गैमेटोजेनेसिस को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। स्पर्म बनता है इसलिए क्या बोल दिया, स्पर्मेटोजेनेसिस, और एक बनता है इसलिए क्या बोल दिया हमने, oogenesis। Oogenesis. ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस दो टाइप के हो गए, पहला क्या आपका स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस मींस प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, जो आपने पढ़ रखा है, और oogenesis मींस प्रोसेस ऑफ एग फॉर्मेशन। क्लियर है, सबको क्लियर है, जल्दी बताओ। Yes, Yes, sir. बेटा देखो दूसरे सेंटर के बच्चे जो भी हो आप, कोई डाउट हो ना बेटा एकदम बोलने का, ठीक है, एकदम बोलने का आपको कि सर यहाँ पे नहीं समझ में, आप बता दो आप, क्योंकि सबको अभी देखो क्या है कि थोड़ी एनर्जी लो रहेगी क्लास में, क्योंकि अभी तुरंत कोविड के बाद पहला लेक्चर ले रहा हूँ मैं। ठीक है तो वीकनेस है थोड़ी, लेकिन आपको कहीं भी कोई डाउट हो आप तुरंत पूछो कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, फिर से बता दो। क्योंकि जो मणिनगर के बच्चे हो तो जानते हैं, वो मेरे से पढ़ते हैं तो उनको आइडिया है, वो पूछ लेंगे मेरे से। जो भी नए बच्चे हो बेटा, कोई भी दिक्कत हो ना, कहीं पे भी डाउट हो, आपको लगता हो कि सर ने ये बताया था, सर आप ऐसे बता रहे हो, जरूर पूछो मेरे से, ठीक है, कि सर यहाँ पे डाउट है। चलो आगे देखते हैं। एक मिनट रुक जाओ। हाँ ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस क्या है, जब भी आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करोगे सबसे पहला काम क्या करोगे आप, गैमेटोजेनेसिस। जब गैमीट का फॉर्मेशन हो गया तो खुद से बताओ अगला काम क्या होगा, गैमीट बनने के बाद उसे क्या करना है, हमें ट्रांसफर करना है, कहाँ पे, फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में, है ना, मतलब वजाइना में। तो दूसरा क्या होता है स्टेप आपका बेटा, इंसेमिनेशन। इन टर्म को आपको याद रखना जरूरी है। पहला गैमेटोजेनेसिस, जैसे ही गैमीट बना अब हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, है ना, मतलब डिपोजिशन कर देते हैं अपन स्पर्म को कहाँ पे, वजाइना में। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। तो पहला गैमेटोजेनेसिस, दूसरा
क्या, इंसेमिनेशन। तीसरा क्या होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन। जैसे ही आपका कहाँ चला गया, हमने क्या किया, वजाइना में स्पर्म को डिपॉजिट किया, वह सर्विक्स होते हुए, यूट्रस होते हुए, है ना, कहाँ जाएगा बेटा बताओ, फैलोपियन ट्यूब। Fallopian tube. फैलोपियन ट्यूब के कहाँ पहुंचेगा जल्दी बताओ, Ampulla. एम्प्यूला रीजन, है ना, एम्प्यूला रीजन में जाएगा फैलोपियन ट्यूब के, और वहां पे जाके क्या करेगा बेटा, ये Fertilization. फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ Male and female Male and female gamete. gametes. अच्छा एक बात बताओ, मेल और फीमेल गैमेट का अपन बोलते फ्यूजन होता है, चलो ठीक है, हमने बोला हाँ सर कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, चलो ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, इसका फ्यूजन हो रहा है। फ्यूजन न्यूक्लियस का होता है या पूरे गैमेट का होता है, ये बताओ। ये मेल गैमेट है आपका, ये फीमेल गैमेट है, क्या होता है, किसका फ्यूजन होता है? मेनली जो फ्यूजन होता है ना बेटा, किसका होता है, किसका बताओ, Nucleus. ठीक है, मेल गैमेट का न्यूक्लियस फीमेल गैमेट के न्यूक्लियस के साथ जब फ्यूज करता है तब एक स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बेटा अपन, Zygote. Zygote. चलो जाइगोट बताओ, यूनिसेलुलर है मल्टीसेलुलर है, जल्दी बताओ, Unicellular. Unicellular. डिप्लॉइड है हैप्लॉइड है, जल्दी बताओ, Diploid. Diploid. डिप्लॉइड है, चलो ठीक है। अब देखो बेटा, जैसे ही जाइगोट बन जाता है ना, इसके तुरंत बाद क्या शुरू होता है बेटा, जाइगोट बनने के तुरंत बाद इसमें डिवीजन शुरू हो Division. जाता है। तुरंत जैसे ही जाइगोट बना ना, यह जाइगोट क्या है, यूनिसेल है ना, एक सेल है इसके अंदर, तुरंत इसके अंदर क्या होता है, माइटोसिस होने लग जाता है। लेकिन कौन सा माइटोसिस, थोड़ा Cleavage. अलग वाला माइटोसिस, उसको क्या बोलते हैं अपन बेटा, Cleavage. Cleavage. क्लीवेज इज अ स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस, बताऊंगा आगे चल के, जब पूरा जाइगोट से एम्ब्रियो अपन बनाएंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस जब पढ़ेंगे, ये पूरा बताऊंगा कि क्लीवेज और माइटोसिस में क्या डिफरेंस है। क्लीवेज इज नथिंग बट अ स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस ओनली, ये माइटोसिस का ही एक टाइप है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है माइटोसिस से, बाद में बताऊंगा, ठीक है। जैसे ही आपका जाइगोट बनता है उसमें क्लीवेज डिवीजन शुरू हो जाता है, और फिर इसमें क्या होता है, सेल का नंबर, जैसे ही माइटोसिस होगा बेटा, माइटोसिस क्यों करते हैं बेटा, एक सेल है, एक सेल से कितने सेल बनेंगे, दो, दो से कितने बनेंगे, चार, चार से कितने बनेंगे, 8, इसीलिए करते हैं ना माइटोसिस, जल्दी बताओ, Yes, sir. है ना। तो जैसे ही आपका जाइगोट बना उसमें तुरंत माइटोसिस शुरू हो जाता है। हाँ और जैसे ही माइटोसिस शुरू होता है, इसमें सेल के नंबर बढ़ने लगते हैं, ठीक है। और सेल का नंबर बढ़ने लगा मतलब पहले अभी एक सेल का है, फिर 2 सेल होगा इसमें, फिर 2 से कितने हो जाएंगे बेटा, 4 हो जाएगा, 4 से 8, 8 से 16, जब 16 स्टेज के कंडीशन में पहुंचता है तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, मोरूला। क्या बोलते हैं जल्दी बताओ, Morula. कितने स्टेज पे पहुंचेगा, तो देखो जब बना था जाइगोट यूनिसेल था, एक सेल था, उसमें डिवीजन शुरू हुआ, एक माइटोसिस हुआ, 2 सेल बना, दूसरा हुआ 4 बना, 4 से 8, 8 से 16, 16 स्टेज पे पहुंचता तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, मोरूला। Morula. और डिवीजन होगा तब इसमें कितने सेल हो जाएंगे, अब 32 जब होता है तब इसको क्या बोलते हैं अपन, जल्दी बताओ, ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट। तो अगला स्टेप यही होता है बेटा आपका, पहले क्या हो गया, पहला स्टेप क्या था, जल्दी तुम लोग बताओ, पहला स्टेप क्या होगा बेटा, Zygote. पहला स्टेप क्या हो, नहीं शुरू से बताओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला स्टेप क्या है, Gametogenesis. गैमेटोजेनेसिस का दूसरा क्या बेटा, Insemination. Insemination. इंसेमिनेशन का तीसरा क्या बेटा, Fertilization. Fertilization. फर्टिलाइजेशन के बाद अगला क्या है, जाइगोट फॉर्मेशन। Zygote formation. Zygote formation. जाइगोट जैसे ही बन गया आपका, अगला स्टेप क्या होगा बेटा, डिवीजन और क्लीवेज, जो Division. बताया मैंने। जाइगोट स्टार्ट्स टू डिवाइड एंड फाइनली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। बोलोगे सर ये नहीं समझ में आया सर, ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, सिंपल सी बात है, समझो अभी, क्योंकि ये पढ़ना है बाद में आपको, इसी चैप्टर में आगे देखेंगे। सिंपल सी बात है, जाइगोट यूनिसेल होता है, उसमें माइटोसिस होने लग गया, 2 सेल हो गया, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल, 32 से ज्यादा सेल वाला जो कंडीशन होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन, क्या बोलते हैं, Blastocyst. ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है। तो जाइगोट फाइनली क्या बनाता है, ब्लास्टोसिस्ट। जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है ना, यह ब्लास्टोसिस्ट क्या करता है, जो फीमेल का यूट्रस होता है, वो फीमेल के यूट्रस के इनर वॉल, जो उसको क्या बोलते हैं बताओ तो, Endometrium. एंडोमेट्रियम। फीमेल के यूट्रस का सबसे अंदर वाला लाइनिंग को क्या बोलते हैं बेटा अपन, Endometrium. Endometrium. सबने सुना है कि नहीं ये बात, Yes, sir. Yes, sir. तो ये ब्लास्टोसिस्ट जाके उस एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाता है, ऐसे जाके अटैच हो जाता है। इस अटैचमेंट को क्या बोलते हैं बेटा अपन, Implantation. क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। Implantation. कितना कितना सिंपल सा स्टेप है बेटा, बहुत सिंपल है कि सर हाँ
पहले सर गैमेट बना, गैमेट का फ्यूजन होकर बन गया सर जाइगोट, जाइगोट में सर डिवीजन हो गया, उससे बन गया ब्लास्टोसिस्ट। सर ब्लास्टोसिस्ट जाके और जो यूट्रस होता है उसके अंदर वाला लाइन जो होता है एंडोमेट्रियम, उससे जाके अटैच होता है और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा अपन? इम्प्लांटेशन, Implantation. है ना। और जैसे ही इम्प्लांटेशन हो जाता है ना बेटा, तो ऐसा बोला जाता है कि फीमेल क्या हो गई? प्रेग्नेंट हो गई। आई बात समझ? इम्प्लांटेशन ही इंडिकेशन है कि फीमेल प्रेग्नेंट हो गई। अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हुई, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन क्या है बेटा? डेवलपिंग एम्ब्रियो और ब्लास्टोसिस्ट गेट्स अटैच टू द यूटेराइन वॉल, या इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, है ना। किस वॉल से अटैच होगा ये? एंडोमेट्रियम से, इसलिए मैंने अलग से यहाँ पे लिख दिया एंडोमेट्रियम, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होगा, जब एंडोमेट्रियम में, बहुत कॉमन सेंस की बात है, यहां देखो मान लो ये यूट्रस है, इसके आप जानते हो कि लेयर होते हैं, मैं थर्ड वॉल बना देता हूं, चलो ये एंडोमेट्रियम है अंदर वाला, इससे आके ये अटैच हो गया, कौन कौन अटैच हो गया बेटा? Blastocyst. Blastocyst. ब्लास्टोसिस्ट, या इसको डेवलपिंग एम्ब्रियो भी अपन बोल सकते हैं। अब ब्लास्टोसिस्ट बोलो, या क्या बोल सकते हैं बेटा इसको अपन? Developing embryo. देखो जब यह बेटा एंडोमेट्रियम से अटैच हुआ, तो एक चीज बताओ तो, अभी यह डेवलपिंग एम्ब्रियो है, 5-7 दिन 10 दिन 15 दिन पुराना है मात्र, इसमें क्या इसका अपना कोई सेल या ऑर्गन कुछ बना हुआ है? ऑर्गन इसका बना है क्या कोई? जल्दी बताओ। नहीं। नहीं बना है ना। Oh, sir. अब ऑर्गन नहीं बना है बेटा, और इसको क्या ग्रोथ करना है, ये क्यों बना है यहाँ पे डेवलपिंग एम्ब्रियो बना, मतलब इसको ग्रोथ करना है। ग्रोथ करने के लिए बेटा न्यूट्रिशन चाहिए कि नहीं इसको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. न्यूट्रिशन चाहिए। Hmm. न्यूट्रिशन जब चाहिए बेटा, तो अभी तो खुद से अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर कोई सेल वगैरह बना नहीं है, ना डाइजेस्टिव सिस्टम, ना कुछ भी नहीं बना है अभी, है ना। तो यह क्या ऐसा कुछ कनेक्शन डेवलप करेगा मदर के साथ, क्योंकि यूट्रस किसका पार्ट है? मदर का ही पार्ट है ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, यूट्रस sir. मदर का पार्ट है, तो ये कुछ ऐसा कनेक्शन डेवलप करेगा मदर के साथ, ताकि मदर के ब्लड से ही, अब बोलोगे ब्लड से सर, सारा जो न्यूट्रिशन है, वेस्ट मटेरियल है, सब कहाँ सर्कुलेट करता है हमारे बॉडी में? Blood में. ब्लड में सर्कुलेट करता है ना, Hmm. है ना। तो कुछ ऐसा कनेक्शन है डेवलप करेगा फीमेल के यूट्रस के साथ, है ना, जिससे इसको न्यूट्रिशन मिल सके, और जब ये ग्रोथ करेगा तो इसके अंदर वेस्ट मटेरियल का प्रोडक्शन होगा कि नहीं होगा बेटा? हाँ sir. जब Yes, भी sir. आप ग्रोथ करोगे, मतलब क्या आपका सेल डिवाइड कर रहा है बहुत तेजी से, तो वेस्ट मटेरियल जनरेट होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. है ना। तो अभी क्योंकि इसका सर्कुलेटरी सिस्टम में सब डेवलप नहीं है, तो जो भी वेस्ट मटेरियल इस डेवलपिंग एम्ब्रियो में जनरेट हो रहा है, या जो भी न्यूट्रिशन बाहर से आना है, सब एक कनेक्शन के थ्रू आएगा। उस कनेक्शन को क्या बोलेंगे बेटा? Placenta. Placenta. उसको प्लासेंटा। प्लासेंटा का काम क्या होगा? मदर के ब्लड से जो भी अच्छी चीजें हैं, मतलब न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, सब लेके जाएगा बच्चा के पास, और बच्चा के बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल CO2 ये सब जनरेट हो रहा है, उसको निकाल के अपने ब्लड में ले लेगा। आज बात समझ? प्लासेंटा का Yes, क्या काम sir. है? Yes, sir. प्लासेंटा का क्या sir. काम होगा? सबको समझ में आया? प्लासेंटा अच्छी Yes, चीजों को, मतलब ऑक्सीजन, है ना, न्यूट्रिशन, इन सब चीजों को बच्चा को देगा, अपने ब्लड से मदर देगी, और बच्चा के ब्लड में जो भी वेस्ट मटेरियल जनरेट हो रहा है ड्यूरिंग द ग्रोथ, उन सबको लेके, और क्योंकि मदर का तो सारा एक्सक्रीटरी सिस्टम सब कुछ डेवलप है ना, वो बच्चे का सारा वेस्ट अपने ब्लड में लेगी और अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देगी। बात समझ में आया? जल्दी बताओ Yes, sir. Yes, sir. सबको। Yes, sir. चलो ठीक है बेटा, ठीक है। तो अगला काम क्या होगा? देखो सब कुछ स्टेप से होते जा रहा है, कुछ रट्टा नहीं मारना है हमें, रट्टाफिकेशन है ही नहीं इसमें। सिंपल सी बात है सर, इम्प्लांटेशन हुआ मतलब अटैच हो गया है जाके ब्लास्टोसिस्ट, तो सर अब इसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो इसलिए अगला स्टेप क्या होता है बेटा? प्लासेंटेशन। Placentation. क्या होता है बेटा? जल्दी बताओ, अगला स्टेप क्या होगा? Placentation. Placentation. प्लासेंटा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। प्लासेंटा का काम क्या होता है ब्रीफ में बता दिया, डिटेल तो देखेंगे अपन इस चैप्टर में, ठीक है। कैसे बनता है प्लासेंटा ये भी देखेंगे। प्लासेंटा के फॉर्मेशन में ना दोनों का योगदान होता है, दोनों कंट्रीब्यूट करता है। कौन? किसके किसके टिश्यू? यूट्रस के टिश्यू भी होगा और एम्ब्रियो का टिश्यू भी होगा, दोनों मिल के बनाता है क्या आपका प्लासेंटा। ये भी नीट का क्वेश्चन है, बाद में सब देखेंगे डिटेल में, ठीक है। बच्चों को क्या लगता है ना प्लासेंटा फीमेल का यूट्रस बनाता है, नहीं, दोनों कंट्रीब्यूट करता है। जैसे ये मान लो कि यूट्रस है, यहाँ पे मान लो ये क्या है आपका, ये मान लेते हैं अपन क्या है, डेवलपिंग एम्ब्रियो। कुछ टिश्यू डेवलपिंग एम्ब्रियो का होगा और कुछ टिश्यू मतलब यूट्रस का होगा, दोनों मिलके एक स्टॉक बनाएगा, दैट इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उसको? प्लासेंटा। Yes, sir. ठीक है। चलो, जब प्लासेंटा हो गया बेटा, तो अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। सुना है सबने गैस्ट्रुलेशन किसको बोलते हैं बेटा? किसी ने सुना है गैस्ट्रुलेशन किसको बोलते हैं? सुना है? मणिनगर के बच्चों को, मणिनगर के बच्चों को हटा के, मणिनगर के बच्चों को हटा के बेटा, दूसरे बैच के जो भी हो, दूसरे ब्रांच के, आपने सुना है गैस्ट्रुलेशन क्या होता है बेटा?
सुना है? बताओ हाँ सर, सुना है। क्या होता है बेटा, बताओ। चलो कोई बात नहीं, देखो देखो बेटा, एक सर, एक जो चीज, 3 लेयर बनता है बॉडी में। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखो बेटा, जब भी आप पढ़ो ना, जाके उसका रिवीजन जरूर करो। जैसे मैं आज पढ़ाऊंगा ना, एक चीज अगर अच्छा करना है लाइफ में, तो उस चीज का रिवीजन उसी दिन करो। अगर मेरे लेक्चर को आप ढंग से सीख लोगे, सुन लोगे यहाँ पे, और जाके 5-7 मिनट अगर टाइम दे दोगे ना, भूलोगे नहीं चीजों को, ये गारंटी है। तो जाके रिवीजन जरूर करना। गैस्ट्रुलेशन क्या होता है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स, यही तो सबसे मेन है। आप जानते हो ना, हमारे बॉडी में जितना चीज है, आपका आंख, नाक, कान, पैर, मुंह, दांत जो बना हुआ है, सब कहाँ से बना हुआ है बेटा? इसी 3 जर्म लेयर से। एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। सुना एंडोडर्म। है सबने? सुना है सबने? Yes, सर sir. 3 जर्म लेयर्स होते हैं हमारे बॉडी में, सबने सुन रखा है ना? पढ़ा होगा आपने। कौन कौन होता है बेटा? Ectoderm. एक्टोडर्म, एंडोडर्म, Mesoderm. मीजोडर्म, एंडोडर्म। मीजोडर्म एंड Endoderm. Endoderm. एंडोडर्म। अगर दिखा दे इसको अगर अपन, तो ऐसा कुछ होता है, देखो ये 3 लेयर है। सबसे बाहर वाला कौन है बेटा? Ectoderm. बीच वाला कौन है? Mesoderm. मीजोडर्म, और सबसे अंदर वाला कौन है? Endoderm. एंडोडर्म। एंडोडर्म है, ठीक है। अब देखो, जो ये सारी बातें हैं, है ना, यहाँ पे आपने पढ़ रखा है, तभी आपने ह्यूमन जो फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो तो तुम लोग, ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या पढ़ा होगा? बहुत जगह पढ़ा होगा। यह जो है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, यह ऑर्गन जो है मीजोडर्मल इन ओरिजिन है, यह ऑर्गन जो है एंडोडर्मल इन ओरिजिन है। कुछ कुछ में पढ़ा होगा एक्टोमीजोडर्मल, एक्टो एंडोडर्मल, मतलब एक्टोडर्म एंडोडर्म दोनों से मिला के बना हुआ है। पढ़ा है कि नहीं? सुना है कि नहीं ये सब? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो इन बातों को आप ध्यान रखोगे, ठीक है? ठीक है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। क्लियर है? Yes. अब यहाँ पे yes, ध्यान sir. रखो, ये 3 जर्म लेयर ही हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन है ना, जितने, सबको बनाते हैं। और इन 3 जर्म लेयर के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा अपन? Gastrulation. गैस्ट्रोलेशन। क्लियर है सबको? Yes. Yes, sir. चलो ठीक है, आगे देखो। तो हमने 3 जर्म लेयर बना लिया। अब 3 जर्म लेयर में लिखा हुआ है these 3 germ layers will give rise to the all the tissues, organs and organ system of the body. अब आगे देखो, उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगला क्या होगा आप खुद बता दोगे, ऑर्गेनोजेनेसिस। क्योंकि 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन हो गया, तो अगला काम क्या होगा? फ्रॉम 3 जर्म लेयर्स ऑर्गन फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। जो भी ऑर्गन है, धीरे धीरे उस बच्चा का ऑर्गन, फीटस जिसको बोलते हैं अपन, बनना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले कौन सा ऑर्गन बनता है, कोई बताएगा? सबसे पहले जो बच्चा यूट्रस, हार्ट बनता है बेटा। सबसे पहले हार्ट बनता है, ठीक है? ठीक है, उसके बाद देखो, फाइनली जब सारा ऑर्गन बन गया, फीटस पूरी तरह डेवलप हो गया, 9 मंथ्स में पूरा डेवलपमेंट होता है आपका, जिसको जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। अभी देखेंगे, जो पूरा वो 9 मंथ का डेवलपमेंट पीरियड होता है, उसके लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं अपन? Gestation period. जेस्टेशन पीरियड, है ना? तो पूरा जब 9 मंथ में पूरा ये डेवलपमेंट हो जाता है सारे ऑर्गन सिस्टम का, उसके बाद फाइनली क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ? पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या है? डिलीवरी ऑफ द बेबी। वाह, बच्चा बॉडी से बाहर आ जाता है फिर, ठीक है? यही लिखा हुआ जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, देखो, इज द कंप्लीट पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, जहां से फर्टिलाइजेशन हुआ था ना, मतलब जाइगोट फॉर्मेशन जो बना था, वहां से लेके कंप्लीट जो 9 मंथ का पूरा पार्चुरेशन तक, जब तक बच्चा बॉडी से बाहर निकलता है, पूरे ड्यूरेशन को अपन क्या बोलते हैं? जेस्टेशन पीरियड, ठीक है? फर्टिलाइजेशन से लेके कहां तक? पार्चुरेशन तक। ये जो बीच में जो सारा कुछ हो रहा था ना, जो भी हो रहा था बीच में, इसमें क्या हुआ बताओ? फर्टिलाइजेशन के बाद डिवीजन और क्लीवेज हुआ, उसके बाद क्या हुआ? इम्प्लांटेशन हुआ, इम्प्लांटेशन के बाद क्या हुआ, जल्दी बताओ? प्लेसेंटेशन हुआ, प्लेसेंटेशन के बाद क्या हुआ? गैस्ट्रुलेशन हुआ, गैस्ट्रुलेशन के बाद क्या हुआ? ऑर्गेनोजेनेसिस, फिर पार्चुरेशन। इन सब को मिला के कौन सा पीरियड बोलते हैं बेटा? जेस्टेशन पीरियड, है ना? मतलब क्या है? इट इज अ कंप्लीट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पीरियड, जो मेल में, मतलब मेल फीमेल में होता है। फीमेल में कितने दिन होता है, ह्यूमन में कितने दिन का होता है अप्रॉक्स? 9 month. ये तो सब जानता है, ठीक है? तो जेस्टेशन पीरियड जो ह्यूमन में होता है, ह्यूमन फीमेल में, वो कितने दिन का होता है? अप्रॉक्स 280 डेज और 9 मंथ्स। ये सारे जनरल स्टेप्स हो गए किसके? ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो पढ़ेंगे अपन, ठीक है? इन सब को डिटेल में देखना है, बस आपको ब्रीफ में स्टेप्स बताया मैंने कि ये सारे स्टेप्स होंगे, तब जाके फाइनली पार्चुरेशन होता है, फिर लैक्टेशन होता है, फिर आपका टॉपिक खत्म होता है। क्लियर है सबको? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे देखते हैं। अब एक अगला टर्म है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एम्ब्रियो, फीटस एंड इन्फेंट। किसको पता है ये चीज, बता सकता है? कब बोलते हैं एम्ब्रियो, कब बोलते हैं फीटस, कब बोलते हैं इन्फेंट?
हमें क्या लगता है सब एक ही जैसा है, एम्ब्रियो बोल दिया, फीटस बोल दिया, इन्फेंट बोल दिया, सब एक ही है ना। कब बोलेंगे बेटा एम्ब्रियो, कब बोलेंगे फीटस, कब बोलेंगे इन्फेंट, यह बात पता है सबको? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. मणिनगर के बच्चे नहीं, तुम लोगों ने पढ़ रखा है, बाकी बच्चों से पूछ रहा हूं मैं। बेटा आप लोगों को पता है किसी को? चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, देख लो आप होता क्या है। जब आपका फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है सबसे पहले, जल्दी बताओ। Zygote. जो जाइगोट आपका बना ना, जिस दिन बना उससे अगले 8 वीक तक, कब तक जल्दी बताओ, अगले 8 वीक्स, उसको क्या बोलेंगे अपन बेटा? Embryo. Embryo. एम्ब्रियो। जाइगोट जिस दिन बना उसके अगले, जिस आज मतलब बना, तो आज से अगले 8 वीक्स तक उसको क्या बोलेंगे बेटा अपन? एम्ब्रियो। उस 8 वीक के बाद, आफ्टर 8 वीक्स टिल पार्चुरेशन, पार्चुरेशन किसको बोलते हैं? जब बच्चा मदर के बॉडी से बाहर निकलता है, तो उस 8 वीक के बाद और पूरे जब तक बच्चा बॉडी से बाहर ना निकले तब तक इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? फीटस। Fetus. क्या बोलते हैं? फीटस। और जो 9 मंथ पूरा डेवलपमेंट होता है ना बॉडी में, वो फीटस डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और जब पार्चुरेशन हो जाता है, बॉडी से बाहर जैसे ही बच्चा आया, जैसे ही मान लो कि आज आया, आज से अप टू 4 वीक्स मतलब 1 महीने तक, उसको क्या बोलेंगे अपन? Infant. इन्फेंट। और इसके बाद जो मन है आप बुलाते रहो इसको, सब अपने अपने नाम से बुलाता है, कोई बाबू, कोई सोना, जो बुलाना बुलाओ। बट यहां तक अपन को याद रखना है कि अप टू 8 वीक क्या बोलेंगे इसको? सब लोग बताओ, जल्दी बोलो। सब लोग बोलो, अप टू 8 वीक क्या बोलेंगे जाइगोट को? Embryo. एम्ब्रियो। 8 वीक के बाद क्या बोलेंगे? Fetus. Fetus. कब तक? Parturition. Parturition. तक। और पार्चुरेशन के बाद उसको 4 वीक तक क्या बोलेंगे? Infant. उसके बाद जो मन है बोलते रहो, ठीक है। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Clear है? Yes, sir. चलो ठीक है। चलो मैं पूछता हूँ, बाकी लोग को समझ में आ रहा है? आकांक्षा आपको समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. अली आपको? यस सर। हाँ, जिसको डाउट हो पूछो, ठीक है, क्योंकि इसमें जो भी बच्चे नए हैं ना, आपको डाउट पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, जितनी बार आप पूछोगे उतनी बार बताऊंगा, बस डाउट आपको पूछना है। कुंज आपको समझ में आ रहा है? नुपुर? यस सर। नुपुर आपको? देखो इसमें जो नाम लिखा हुआ है मैं वही नाम बोलता हूँ, हो जाता है कभी कभी क्या होता है कि किसी के पेरेंट्स का नाम होता है, ये होता है, तो उसको माइंड नहीं करने का, क्योंकि जो नाम मुझे दिखता है वो मैं पढ़ता हूँ इसमें, ठीक है। चलो तो होप कि आपको सबको समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये बेसिक बातें थी, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर से वो आपको बताया, ठीक है। अब अपन चैप्टर में जंप करते हैं, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे? चैप्टर में जंप करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा होगा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यही पढ़ा है? Yes, sir. Yes, sir. चलो तो अपन शुरुआत करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो चलो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है, सबसे पहले हमें क्या क्या पढ़ना है? पहले तो हमें देखना होगा क्या? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या देखना होगा पहले? Primary sex organ. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन देखना होगा, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और इसमें दूसरा क्या होता है आपका? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। देखो Secondary sex. जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ना बेटा, बहुत आसान चीज है, सुनते जाओ बस। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में किसको बोलते हैं, जल्दी बताओ? Testes. Testes. चलो अलग देखते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में कौन होगा? Testes. फीमेल में कौन होगा? Ovary. Ovary. ओवरी। ये आपको पता है कि दोनों पेयर में होता है, 2 टेस्टिस होते हैं, 2 ओवरी होते हैं, ठीक है। अब देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको बोलेंगे अपन? 2 काम करेगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमेशा। एक तो क्या बनाएगा ये? Gamete. गैमेट्स। और क्या दूसरा क्या करेगा? हार्मोन सिक्रीट करेगा। मेल है तो मेल सेक्स हार्मोन, और फीमेल है तो कौन सा हार्मोन? फीमेल Female सेक्स, sex organ. Male sex. ठीक है। तो मेल टेस्टिस क्या सिक्रीट करता है? स्पर्म, मेल गैमेट, और मेल हार्मोन, दैट इज कॉल्ड, मेल हार्मोन को क्या बोलते हैं बेटा, जल्दी बताओ कोई? एंड्रोजन। बोलोगे सर? कुछ लोग बोलेगा सर एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन नहीं बोलते हैं सर। दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा, कोई बताएगा? एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा? सर ग्रुप ऑफ टेस्टोस्टेरोन को एंड्रोजन कहते हैं। ग्रुप ऑफ नहीं बेटा, ऐसे बोलो कि एंड्रोजन एक ग्रुप ऑफ हार्मोन है जिसमें टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, और भी इसमें बहुत सारे हार्मोन है, 4-5, ठीक है।
उसी में का एक सबसे जो मेन हार्मोन है वो कौन है आपका? ये सबसे मेन एंड्रोजन है आपका, कौन? टेस्टोस्टेरोन। आई बात समझ? एंड्रोजन के अंदर 2-4 हार्मोन आते हैं, लेकिन सबसे मेन हार्मोन उसके अंदर कौन है बेटा? टेस्टोस्टेरोन। आई बात समझ? जल्दी बताओ। Yes. Yes, sir. तो Yes. जब भी आपसे कोई ये पूछे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको बोलते हैं, जब भी कोई आपसे ये पूछे कि बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको बोलते हैं, तो उसको 2 बात बता देना आपको। क्या क्या? पहला कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन सर उसको बोलेंगे जो क्या सिक्रीट करता हो? गैमीट। और दूसरा क्या सिक्रीट करता हो? Gametes. हार्मोन। Hormones. ठीक है। और मेल होगा तो मेल सेक्स हार्मोन सिक्रीट करेगा, और फीमेल होगा तो फीमेल सेक्स हार्मोन। ठीक है। आ रही बात समझ में सबको? जल्दी बताओ। Yes, sir. देखो उसके बाद क्या होता है आपका? सेकेंडरी सेक्स हार्मोन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। बाकी जितना चीज भी बच गया ना आपका, सब किसके अंदर आएगा? जल्दी बताओ। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर। सिंपल सी बात है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टिस, ओवरी, बाकी जितना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है सब किस में आएगा बेटा? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। देखो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन गैमीट प्रोडक्शन में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करता है, यह गैमीट प्रोडक्शन नहीं करेगा कभी भी नहीं, लेकिन यह रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करता है? जल्दी बताओ। रिप्रोडक्शन में। कैसे हेल्प करता है भाई? यह जो गैमीट बनता है ना, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो गैमीट बनाता है, उसको हेल्प करता है किस चीज में? मैच्योरेशन, उसको मैच्योर करवाने में हेल्प करेगा, उसको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, है ना। तो यह रिप्रोडक्शन तो नहीं करवाता, लेकिन रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्प जरूर करता है ना। मतलब ये गैमीट नहीं बनाएगा कभी भी, सेकेंडरी सेक्स हार्मोन, लेकिन यह क्या करेगा? रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? जो गैमीट बना ना उसको मैच्योर करने में हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. चलो आगे देखो। तो ये देखो आप, इसमें क्या आपका जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें कौन कौन आएगा आपका? क्या क्या आता है पहले आपने पढ़ रखा है। अ पेयर ऑफ टेस्टिस, उसके अलावा क्या होता है? एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। किसको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया? Penis. पेनिस। पेनिस को बोलते हैं। ठीक है। Penis. ग्लैंड में कौन कौन सा आता है? जल्दी बताओ। Seminal vesicle, prostate gland, and Prostate. bulbourethral. कौन कौन सा आता है ग्लैंड में? Seminal vesicle, prostate हाँ। gland, and bulbourethral. बल्बोरेथ्रल का दूसरा नाम क्या है? Cowper's gland. काउपर्स ग्लैंड। ठीक है। तो सारा एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या इसमें आएगा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में देखो कौन कौन है। मैंने आपको पहले ही बताया था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के लिए एक टर्म यूज कर सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसको? Gonads. गोनाड्स बोल सकते हैं। ठीक है। तो देखो किसको बोलेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो इन द प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, है ना, या गैमेट प्रोडक्शन। दूसरा किसको बोलेंगे? दीज प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन्स आल्सो, फॉर एग्जांपल एंड्रोजन। क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं अपन? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो मेल का जो सेक्स हार्मोन है उसको क्या बोलते हैं? एंड्रोजेंस। आगे देखो, एंड्रोजेंस आर ग्रुप ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स। द प्रिंसिपल एंड्रोजन आर टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोस्टेरोन। ये दो जो मेन होते हैं एंड्रोजन होते हैं। कौन कौन? टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेरोन, ये मेन है। बाकी और भी बहुत सारे होते हैं एंड्रोजन के अंदर। तो कोई पूछे कि एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ क्या? सेक्स हार्मोन्स। ठीक है। और इसमें जो मेन है कौन है? सबसे मेन कौन है इसमें? Testosterone. हाँ ठीक है। प्राइमरी सेक्स हार्मोन इन मेल इन अ पेयर ऑफ टेस्टिस। ये सारी बातें आप जानते हो कि प्राइमरी सेक्स हार्मोन कौन है मेल में? एक पेयर है टेस्टिस का, जिसका काम 2 होगा। जैसे ही प्राइमरी बोलेंगे 2 ही काम होगा। पहला काम क्या होगा प्राइमरी का? पहला काम होगा सेक्स हार्मोन को बनाना, और दूसरा काम होगा Gamete. गैमीट का बनाना। ठीक है। चलो सेकेंडरी, बाकी जितने बच गए ना, जितने बच गया मतलब क्या? अभी आपने सब नाम बताया तुरंत आपने। एक्सेसरी Gland. डक्ट, अभी आपने Ducts. बताया ना सारा नाम। एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी Gland. ग्लैंड, एक्सटर्नल Genitalia. जेनिटेलिया। ये सब किस में आ जाएगा बेटा? Secondary sex organ. सेकेंडरी सेक्स हार्मोन में। ठीक है। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. देखो तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या है पहले देख लो। दीज हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, जो गैमिट बना है ना उसको ट्रांसपोर्ट करने में। अभी पढ़ाऊंगा आपको मैच्योरेशन। मैच्योरेशन कहाँ होता है? आपने पढ़ रखा है, बताओ। मैच्योरेशन किस पार्ट में होता है?
तुमने पढ़ा है ना, सर ने पढ़ाया ना तुम लोगों को? स्पर्म का मैच्योरेशन किस पार्ट में होता है भाई? क्या पढ़ा है तुम लोगों ने? कहाँ होता है ख्याति? स्पर्म का फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन कहाँ होता है? Epididymis. एपिडिडाइमिस। तो बोलो ना, कहाँ होता है? एपिडिडाइमिस में। तो एपिडिडाइमिस किसका पार्ट है? एक्सेसरी ग्लैंड है कि एक्सेसरी डक्ट है? Accessory duct. डक्ट है ना? तो यही मैं बोल रहा हूँ कि इसीलिए मैंने बोला कि जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है वो ट्रांसपोर्टेशन में, मैच्योरेशन में और स्टोरेज ऑफ गैमीट में हेल्प करता है। क्योंकि आपको बताया होगा सर ने कि एपिडिडाइमिस लगभग 72 घंटे तक क्या कर सकता है? स्पर्म को क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है। कर सकता है ना? उससे भी ज्यादा। 72 घंटा ही क्यों, 1 महीने तक हमें स्टोर कर सकते हैं वहां पे। तो आ रही बात समझ? बोलो आगे देखो। These organs perform important functions in reproduction, but they do not produce gametes. यहाँ पे A होगा gametes and sex hormones. या sex hormone produce नहीं करता है, gamete नहीं बनाता है, लेकिन बाकी reproduction के दूसरे काम में help करता है. For example, transportation, maturation and storage of gametes. ठीक है? अब इसमें कौन कौन आता है secondary sex organ में? These include accessory glands like कौन कौन gland है आपके? Seminal vesicle, prostate gland and Cowper's और bulbourethral gland. नंबर सबका पता है? सेमिनल वेसिकल के कितने नंबर है? 2. काउपर्स के कितने नंबर है? 2. प्रोस्टेट के कितने नंबर है? 1. ठीक है, ठीक है। तो ये एक्सेसरी ग्लैंड भी किसके अंदर आता है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर। और क्या क्या आता है अंदर इसके? आता है, देखो आप, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक आपका डायग्राम है, इस पे आते हैं। देखो आप इसमें देखोगे सारा पार्ट, इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा पहले, ये बता दूं मैं। और क्या क्या आएगा इसमें? एक्सेसरी डक्ट। डक्ट में कौन कौन है बेटा? रेटेटेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये सब इसके अंदर आता है। किसके अंदर? एक्सेसरी डक्ट के अंदर। एक बार बता सकते हो आप लोग कि आपने पढ़ रखा है पूरा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, स्पर्म का मूवमेंट का पाथवे क्या है? बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ, कौन बताएगा? स्पर्म मूवमेंट का पाथवे क्या है? जल्दी बताओ कोई भी। चलो जिससे पूछो बताएगा। प्रियांशु, प्रियांशु बेटा आप बताओ, स्पर्म के पाथवे नहीं है, कोई बात नहीं, आप बोल दो कि सर नहीं पता, सिंपल सी बात, कोई इसमें इशू नहीं है ना? बस ना आए तो टाइम खराब नहीं करना है। चलो बताओ। नुपुर आप बताओ, स्पर्म के मूवमेंट का पाथवे। आपने स्पर्मेटोजेनेसिस तक पढ़ लिया है, तो ये सब सारी बातें आपने पढ़ रखा होगा पहले से। सौम्या तुम बताओ। सर पहले तो टेस्टिस से रेटे टेस्टिस जाएगा। हाँ, टेस्टिस में कहाँ, टेस्टिस में कहाँ बनता है स्पर्म? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। चलो ठीक है, चलो जैसे जैसे बोल रहे मैं लिखते जा रहा हूँ। इसने बोला कि सर सबसे पहले स्पर्म कहाँ बनेगा? सेमिनिफेरस टिब्यूल में। कहाँ बनेगा? सेमिनिफेरस टिब्यूल में। चलो ठीक है, उसके बाद कहाँ जाएगा बेटा? रेटे टेस्टिस। उसके बाद रेटे टेस्टिस में आएगा। ठीक है, उसके बाद वासा इफ्रेंशिया। वेरी गुड। इसके बाद कहाँ आएगा? वैसा इफ्रेंशिया। उसके बाद एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के बाद बेटा वास डिफरेंस। वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के बाद बेटा इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट। और फिर उससे होते हुए बॉडी से बाहर, यूरेथ्रा, वहां से बाहर। वेरी गुड, ठीक है। तो आपने पाथवे नहीं पढ़ा है सब लोगों ने? जो नए बच्चे वो बताओ, इनको तो पता होगा क्योंकि पढ़ा है इन्होंने। नए बच्चे आपने पाथवे देखा था? जो भी है नए बच्चे, नुपुर पाथवे बताया था सर ने? और कौन कौन है भाई नए बच्चे? तीर्थ पटेल, यस सर। पाथवे बताया था सर ने? यस सर। तो याद नहीं है तुम लोग को? तो याद रखो बेटा, अभी लेक्चर तुरंत आपका 1 वीक भी नहीं हुआ है खत्म हुए हुए। चलो ठीक है, रिवीजन आप लोग नहीं कर रहे हो, इसका मतलब रिवीजन करो घर पे सब लोग। चलो ठीक है, वो जिनको नहीं भी आता कोई इशू नहीं है, क्योंकि सब कुछ पढ़ने वाले हो और एक एक चीज आपको याद हो जाएगा। ठीक है, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? अगर आज के लेक्चर की बात करें तो हमने पढ़ा क्या कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं रिप्रोडक्शन के। उसके बाद हमने देखा क्या कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू करा हमने। उसमें देखा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसको बोलते हैं जो क्या बनाता है? गैमीट बनाता है, प्लस क्या करता है?
सेक्स हार्मोन को सिक्रेट करता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा सेकेंडरी, बाकी जितने भी सेक्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, सबको क्या बोल देंगे बेटा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में कौन कौन आएगा, एक्सेसरी ग्लैंड, एक्सेसरी डक्ट, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। सबका नाम आपको बता दिया मैंने कि एक्सेसरी डक्ट में कौन कौन आएगा, एक्सेसरी ग्लैंड में कौन कौन आएगा। ग्लैंड में आपने देखा सेमिनल वेसिकल पेयर्ड होता है, मतलब 2 इन नंबर। फिर हमने देखा क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल इन नंबर, एंड काउपर्स और बल्बो यूरेथ्रल पेयर्ड इन नंबर, मतलब कि 2 होते हैं, ठीक है। अब अपन धीरे धीरे शुरू करेंगे टॉपिक को। देखो यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और ग्लैंड कौन सा है, और एक्सेसरी और एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर क्या होता है। हमारे बॉडी में एक सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर होता है, जो ये आता है ना आपका बियर्ड का आना, मुस्टक का आना, है ना, आर्मपिट में बाल आना, दीज आर कॉल्ड एज सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर या एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर। तो देखो मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है बेटा, टेस्टिस। फीमेल में कौन है, ओवरी। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन है मेल में, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, वास एफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, पेनिस, सब बता दिया मैंने आपको। ये सब किस में आता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आता है, ठीक है। फीमेल में आप देखोगे फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, वल्बा, बार्थोलिन ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड, ये सब इसमें आएगा, ठीक है। अब अगर एक्सटर्नल कैरेक्टर की, सेक्स कैरेक्टर की बात करें तो मेल का वॉइस कैसा होगा, लो पिच वॉइस होगा, है ना, जिसको डीप वॉइस बोलते हैं अपन। बियर्ड का फॉर्मेशन होगा, ब्रॉड शोल्डर, मतलब मेल का शोल्डर होता है ब्रॉड होता है इन कंपैरिजन टू फीमेल, है ना। मॉस्टेक होगा, नैरो हिप्स होगा, ब्रीदिंग बाय मींस ऑफ डायफ्राम, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें तो ऐसे ही है इसमें, है ना। याद रखने का, जो मेल का ब्रीदिंग होता है ना, हम मेनली हमारा जो ब्रीदिंग होता है कैसा होता है, डायफ्राम के हेल्प से होता है। फीमेल में हाई पिच, देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, पिच आपका लो होगा, ठीक है। जब तक यंग होते हैं, जैसे 30 साल 35 साल तक 40 साल तक, हमारा फीमेल के केस में हाई पिच होने लगता है, बाद में फिर से उनका लो पिच होता है, ठीक है। आगे देखो, स्मूथ फेस होगा, नैरो शोल्डर होगा, मेल के केस में क्या होता है, ज्यादा ब्रॉड होता है, फीमेल के केस में कम होता है। ब्रॉड हिप्स, एक्सटर्नल ब्रीदिंग, जो फीमेल का ब्रीदिंग होता है ना, वो स्टर्नम से ज्यादा होता है, और हमारे अंदर जो ब्रीदिंग होता है किससे ज्यादा होता है, बताओ हमारे अंदर किससे ज्यादा होता है, डायफ्राम। एक मिनट रुक जाओ। हमारे अंदर डायफ्राम से ब्रीदिंग ज्यादा होता है, और आपके फीमेल में किससे होता है ज्यादा, स्टर्नम से। External. ये सब बात तुम लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, अभी तुम लोग ऐसे मतलब ये करो कि जैसे कुछ पता ही नहीं है। चलो देखो, अब अपन शुरू करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, टेस्टिस इश्यू में आता है। तो क्या क्या इसमें देखो, आप ये सब चीज पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा है वो सीख लो अभी। इसमें एक मिनट रुक जाओ, कुछ बच्चे ऐड हो रहे हैं। चलो, तो ये बात तो आपको पहले से पता है कि टेस्टिस क्या होता है, पेयर में होता है, स्मॉल ओवल स्ट्रक्चर, ईच टेस्टिस इज 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन विड्थ। ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है ना, लेंथ विड्थ नहीं पूछेगा। लोकेशन देखो, टेस्टिस का लोकेशन कहाँ है, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच। कहाँ पे होता है टेस्टिस, जल्दी बताओ, स्क्रोटम में, है ना। टेस्टिस का लोकेशन क्या है बेटा, स्क्रोटम, ठीक है। और स्क्रोटम क्या है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है, ठीक है। तो द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, दैट इज इट इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। जो टेस्टिस ह्यूमन के केस में है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, मतलब एब्डोमिनल कैविटी से बाहर है वो, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, स्क्रोटम में क्यों आ जाता है, क्योंकि स्क्रोटम क्या है ना, देखो जो स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। Spermatogenesis. स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ना कितना टेम्परेचर कम चाहिए, बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। मान लो कि आपके बॉडी के अंदर 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो स्पर्म बनने के लिए उसे 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए, है ना। जितना आपका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। तो बॉडी के अंदर रह के तो हो नहीं सकता था, इसलिए क्या करता है, टेस्टिस जो है ना वह बॉडी से बाहर, मतलब एब्डोमिनल कैविटी से बाहर निकल के एक पाउच में आ जाता है। उस पाउच का नाम क्या है बेटा, स्क्रोटम। Scrotum. इसी स्क्रोटम में आके कौन लोकेट हो जाता है आपका,
टेस्टिस। Test. ठीक Testis. है, तो स्क्रोटम क्या करता है? स्क्रोटम इसको जो ये 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए ना, उसको करके देता है, मेंटेन करके देता है, ताकि हेल्दी स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। क्लियर है सबको? ठीक है, तो कोई Yes, पूछे sir. टेस्टिस इन ह्यूमंस, ह्यूमंस है ना, आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल और इंट्रा एब्डोमिनल, क्या बोलोगे? Extra abdominal. Extra abdominal. एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल क्यों हो जाता है, या पूछे तो क्यों, क्या बताओगे? बोलो। For spermatogenesis. हाँ, मतलब पूरा आंसर देखो, कॉन्सेप्ट के साथ दिया करो, क्यों हो जाता है ऐसा पूरा। सर इसलिए हो जाता है क्योंकि तो सब स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के लिए लोअर बॉडी मतलब लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है इंटरनल बॉडी टेम्परेचर के मतलब कंपैरिजन में। तो वह क्योंकि बॉडी के अंदर मेंटेन हो नहीं सकता था, इसलिए टेस्टिस बाहर निकल जाता है एक पाउच में, दैट इज कॉल्ड स्क्रोटम। और स्क्रोटम जो है ना सर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर कम चाहिए वो हम मेंटेन करके देता है टेस्टिस को, ताकि वो अच्छे तरीके से क्या कर सकता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। formation of ठीक है, इसीलिए टेस्टिस बाहर आ जाता है, लिखा भी हुआ है एनसीईआरटी का लाइन आपके है ना, द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। कितना टेम्परेचर? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। मतलब जो आपके इंटरनल बॉडी टेम्परेचर उससे 2 से 2.5 डिग्री कम चाहिए होता है, किसके लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। क्लियर है? क्लियर है Yes, सबको? sir. चलो आगे देखो, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट क्या बेटा, देखो आप सब लोग, अभी मैंने आपको बताया, इसलिए जब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था तो मैंने क्या बोला था आपको, टेस्टिस इन ह्यूमन, मैंने ऐसा नहीं सीधा बोल दिया कि टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। ह्यूमन में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल जरूरी नहीं है कि सब में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, मोस्टली एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, बट नॉट ऑलवेज। जब बायो पढ़ते हो ना तो मैं बार बार बोलता हूँ कि लैंग्वेज पे भी ध्यान दो, मोस्टली और ऑलवेज में बहुत फर्क है ना। मोस्टली मतलब इसमें एक्सेप्शन है, ज्यादा में ऐसा केस मिलेगा कैसा, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, बट सब में नहीं मिलेगा। तो वही लिखा हुआ है देखो, इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल बिकॉज स्पर्म प्रोडक्शन, maturation and storage and survival requires 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर देन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, है ना। तो मोस्टली कैसा होता है बेटा, मोस्टली होता है आपका एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। लेकिन कुछ ऐसे मैमल्स है जिनमें टेस्टिस कभी भी बॉडी से बाहर ही नहीं आता है। आपको 2 एग्जांपल दिख रहा होगा, डॉल्फिन और एलिफेंट, दिख रहा है सबको? जल्दी बताओ। Yes, sir. है ना, ये इन सम मैमल्स टेस्टिस आर इंट्रा एब्डोमिनल, हमेशा इंट्रा एब्डोमिनल रहता है, दैट इज लोकेटेड इन मेन बॉडी कैविटी, मतलब वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही रहता है। दीज इंक्लूड एग लेइंग मैमल्स, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोटोथेरियंस, है ना, एलिफेंट्स, वेल्स, डॉल्फिन्स, ये सब ऐसे है ना जिनमें टेस्टिस कभी भी बाहर नहीं आता है, क्योंकि इन सारे मैमल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए लोअर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लियर है सबको? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, चलो बेटा आगे देखते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं, आपको ये भी बताया था मैंने, जिसको अपन बोलते हैं, याद होगा आपको, सीजनल ब्रीडर, सुना है नाम? Yes, sir. सीजनल Yes, sir. ब्रीडर्स। इनमें क्या होता है ना, पूरे साल टेस्टिस कहाँ रहेगा बेटा, कहाँ रहेगा, एब्डोमेन में, है ना। लेकिन सीजनल ब्रीडर पहले किसको बोलते हैं पता है ना, हम लोग कंटिन्यूअस ब्रीडर है, मतलब पूरे साल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, पूरे साल, तो हम लोग कंटिन्यूअस ब्रीडर होगा। सीजनल ब्रीडर क्या होता है ना, वह पूरे साल में कोई 1-2 महीना होगा, 1-2 महीना होगा, उसी टाइम पे ब्रीडिंग करता है ना। जैसे डॉग को देखोगे वो पूरे साल ब्रीडिंग नहीं करेगा, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे करता है। बर्ड्स बहुत सारे हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम पे करते हैं ना, तो वैसे को सीजनल ब्रीडर बोलते हैं। मान लो कि आपका जनवरी से दिसंबर है, लेकिन कुछ ऐसे बर्ड्स है, कुछ ऐसे एनिमल है जो बस कब करता है, मान लो जुलाई में जाके ही करता है, ऐसे को क्या बोलेंगे अपन, सीजनल ब्रीडर, जो साल के किसी एक पर्टिकुलर टाइम में ही बस ब्रीडिंग करता है, बाकी टाइम में नहीं करता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में जनवरी से दिसंबर है ना, बाकी 11 महीने टेस्टिस का कहाँ रहेगा बेटा, एब्डोमेन के अंदर, बॉडी के अंदर। लेकिन जब जुलाई आएगा ना, जिसमें रिप्रोडक्शन करना होगा, उसमें उसका टेस्टिस कहाँ बाहर आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, स्क्रोटल में। Extra. आ रही बात समझ? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. सीजनल ब्रीडर किसको बोलेंगे अपन, उसको बोलते हैं जो साल के किसी पर्टिकुलर मंथ में ब्रीडिंग करता है, और उनका टेस्टिस ना बस उसी पर्टिकुलर मंथ में बाहर आता है और फिर अंदर चला जाता है। फिर जब रिप्रोडक्शन करना होगा उस मंथ में बाहर आएगा, फिर अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो इनको बोलते हैं सीजनल ब्रीडर्स। क्लियर है सबको? Yes, sir. चलो बेटा ठीक है, तो इसको आप याद रखोगे। चलो
अब टेस्टिस को अपन ध्यान रखो, क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या टेस्टिस, जैसे आपको अभी बताया कि यूट्रस में गया, ए आके यूट्रस में अटैच हो गया एंडोमेट्रियम से, कौन? आपका ब्लास्टोसिस्ट। अब यहाँ पे टेस्टिस का फॉर्मेशन धीरे धीरे ऑर्गन बनेगा ना, गैस्ट्रुलेशन होता है, गैस्ट्रुलेशन के बाद धीरे धीरे ऑर्गन बनना शुरू होता है, टेस्टिस भी बनना शुरू होता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या टेस्टिस शुरू से ही बॉडी के बाहर होता है? नहीं, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, टेस्टिस ऑफ मेल बेबी आर फॉर्म ड्यूरिंग 7th to 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। जब यह ब्लास्टोसिस्ट किस वीक में पहुंच जाता है बेटा बताओ? 7th to 8th वीक, मतलब कि 2 महीने लगभग। जब इम्प्लांटेशन होता है ना उसके 2 महीने बाद लगभग इसका फॉर्मेशन हो जाता है आपका, जल्दी बताओ, टेस्टिस का। आई बात समझ? सबको समझ में आ रही है बात? जब इम्प्लांटेशन होता है ना उसके 2 महीने में, है ना, 2 महीने में आपका टेस्टिस का फॉर्मेशन हो जाता है, 2 महीने में ही, लेकिन वह उसके अंदर ही रहता है, एब्डोमेन के अंदर ही रहता है। जब कौन सा मंथ आता है? 7 से 8 मंथ जब आता है ना, तब टेस्टिस आपका क्या हो जाता है? जल्दी बताओ, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। आई बात समझ क्या बोल रहा हूं मैं? देखो बेटा, अभी मैंने बताया कितने मंथ का होता है जेस्टेशन पीरियड? जब मदर के यूट्रस में 9 मंथ। तो जब 9 मंथ का दूसरा मंथ होता है ना अप्रॉक्स, उसमें बन जाता है, क्या बन जाता है आपका? जल्दी बताओ, टेस्टिस। लेकिन अभी ये एब्डोमेन के अंदर ही रहेगा, मतलब बॉडी के अंदर रहेगा, अभी एक्स्ट्रा एब्डोमेन नहीं हुआ। जब इस 9 मंथ का 7वां से 8वां मंथ आता है ना, तब आपका टेस्टिस यहां से डिसेंड करता है और किसके अंदर आकर लोकेट हो जाता है? किसके अंदर? Scrotum. स्क्रोटम के अंदर। आई बात समझ? यस तो सर। टेस्टिस Yes, sir. बनता है आपका इंट्रा एब्डोमिनल, मतलब एब्डोमेन के अंदर बनता है। इंट्रा मतलब समझते हो ना, अंदर, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, है ना। तो बनता आपका टेस्टिस है कहाँ पे? एब्डोमेन के अंदर। लेकिन जब 7वां 8वां महीना आता है ना, जेस्टेशन 9 महीने का जो पीरियड होता है, उसमें जो 7वां 8वां मंथ होता है, उस टाइम पे आपका टेस्टिस क्या होता है? हमारे एब्डोमेन से बाहर निकल के एक पाउच में आके लोकेट हो जाता है। उस पाउच को क्या बोलते हैं अपन? स्क्रोटम। Scrotum. और उसके बाद वो पूरे लाइफ जब तक हम जिंदा है तब तक कहाँ रहेगा? स्क्रोटम के अंदर। स्क्रोटम। ठीक है। चलो, 1-2 टर्म है, देखो आप, क्वेश्चन ये पूछा हुआ था नीट में, यह नीट 2-3 साल पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो आपका यह टेस्टिस एब्डोमेन से बाहर निकल के कहाँ आया बेटा? कहाँ आया बाहर में? स्क्रोटम। Scrotum. स्क्रोटम में। इसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? मतलब डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस इज अकरिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच हार्मोन? किस हार्मोन के प्रेजेंस में यह डिसेंडेशन होता है? किसका? मतलब डिसेंड करता है आपका क्या? टेस्टिस स्क्रोटम में। उस हार्मोन का नाम क्या है बेटा? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। याद रखो, यह जो एब्डोमेन से निकल के आया ना, कहाँ पे? स्क्रोटम में। इसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है। 1-2 टर्म है, देखो, क्रिप्टोकाइडिज्म सुना होगा आपने, पढ़ाया था मैंने। कभी कभी sir. कुछ ऐसा केस होता है बेटा, कुछ ऐसा केस होता है जहां पे टेस्टिस क्या होता है ना, यहां से डिसेंड नहीं कर पाता है। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? मान लो 7th या 8th मंथ में क्या होना चाहिए? इस टेस्टिस को यहां से निकल के कहाँ आ जाना चाहिए? स्क्रोटम में आ जाना चाहिए ना। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है ना, यह टेस्टिस डिसेंड नहीं कर पाता, नहीं आ पाता है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन? जल्दी बताओ। क्रिप्टोकाइडिज्म, फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम। जब टेस्टिस एब्डोमेन के अंदर ही रह जाता है, स्क्रोटम में नहीं आ पाता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन बेटा? जल्दी बताओ। क्रिप्टोकाइडिज्म। क्लियर है सबको? यस सर। चलो ठीक है। और अगर ऐसा होगा, अगर मान लो कि स्क्रोटम में आया ही नहीं टेस्टिस आपका, तो क्या होगा? स्टेरिलिटी हो जाएगा कि नहीं? जल्दी बताओ। आदमी स्पर्म नहीं बना पाएगा, है ना। एक और टर्म है आपका ऑर्किडोपैक्सी। इट इज द सर्जरी विच परफॉर्म टू करेक्ट क्रिप्टोकाइडिज्म। यह सर्जरी होता है जो क्रिप्टोकाइडिज्म को करेक्ट करने के लिए किया जाता है, ताकि आपका क्या है? टेस्टिस असेंड करके कहाँ आ जाए? डिसेंड करके कहाँ आ जाए? स्क्रोटम में। स्क्रोटम। को क्या बोलते हैं अपन? ऑर्किडोपैक्सी। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। कुछ आपके टर्म्स है जिसको आपको याद रखना है। ये सब आप नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, लेकिन कभी कभी जब अच्छा पेपर अगर आएगा तो ये सब पूछ लेता है। ठीक है। जैसे कि आपका सिनोर्किडिज्म, ये क्या आपका? कॉन्जेनाइटल। कॉन्जेनाइटल टर्म का मतलब समझते हो? कॉन्जेनाइटल मीन्स बाय बर्थ। कॉन्जेनाइटल मीन्स क्या होता है बच्चा?
बाय बर्थ। तो देखो सिनॉर्किडिज्म क्या है आपका, कॉन्जेनाइटल फ्यूजन ऑफ टू टेस्टिस, दो बच्चा से ही क्या हो गया, दोनों टेस्टिस अगर आपस में फ्यूज कर गया, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, जल्दी बताओ, सिनॉर्किडिज्म। क्लियर है सबको? दूसरा है मोनोकिडिज्म, प्रेजेंस ऑफ सिंगल टेस्टिस, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है एक ही टेस्टिस प्रेजेंट है, रेयर होता है लेकिन ऐसा हो जाता है कभी कभी, तब क्या बोलेंगे इसको, मोनोकिडिज्म, है ना। पॉलीकिडिज्म, कभी कभी दो से ज्यादा टेस्टिस भी हो जाता है किसी किसी रेयर केसेस है ये सब, है ना, उसको क्या बोलेंगे, पॉलीकिडिज्म। अगला है ऑर्काइटिस, अगर टेस्टिस में आपका इन्फ्लेमेशन हो गया, स्वेलिंग हो गया, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा अपन, ऑर्काइटिस। ये सब समझ में आ रहा है ना सबको, जल्दी बताओ। Yes, sir. ये सब बहुत सिंपल टर्म्स है। दूसरा हाइड्रोसिल, एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन टेस्टिस, टेस्टिस में हाइड्रोसिल होता है ना, लेकिन बहुत ज्यादा अगर वो बढ़ जाए ना, तो आपने सुना होगा बहुत लोगों को बोलते हुए कि उसका हाइड्रोसिल बढ़ गया है ना, मतलब अगर ज्यादा एक्युमुलेशन हो गया फ्लूइड का टेस्टिस में, उस कंडीशन को हाइड्रोसिल बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो, ये भी मैंने आपको बताया था, इंग्यूनल हर्निया, ये क्या होता है, पढ़ा है सब, सर ने बताया है सब लोगों को। इंग्यूनल हर्निया क्या होता है बेटा, देखो, once testes have migrated to scrotum, these cannot go back into abdomen because inguinal canal gets sealed due to formation of connective tissue, है ना। अगर तुमने थोड़ा बहुत अगर ढंग से पढ़ा होगा तो मैं आपको बताऊं, देखो यह स्क्रोटम है, ऐसे स्क्रोटम है आपका, इसमें ये टेस्टिस है। ठीक है, टाइम हो गया आपका क्या, नहीं, हाँ, स्क्रोटम है, इसमें टेस्टिस है, इसको बोलते हैं स्क्रोटल सेप्टा, जो आपके पूरे स्क्रोटम को दो पार्ट में बांट देता है, जिसको स्क्रोटल सैक बोलते हैं। ठीक है, ये क्या आपका स्क्रोटम सेप्टा, दिस इज स्क्रोटल सेप्टा, स्क्रोटल सेप्टा, जो आपके स्क्रोटम को दो पार्ट में बांट दिया, इन दोनों पार्ट को क्या बोलते हैं, स्क्रोटल सैक। तो कितने स्क्रोटल सैक हो गए जल्दी बताओ, दो, दो, एक में एक टेस्टिस होता है, दूसरे में दूसरा होता है। अब देखो होता क्या है, यहां पे एक कनाल होता है ऐसे करके, ठीक है, आपका टेस्टिस कहां पे है, स्क्रोटम के अंदर है ना बेटा, और लेकिन ये कहां से, बाहर से, ऊपर से, कहां से आया है जल्दी बताओ, तो ये कहां से ऊपर से आया है जल्दी बताओ, एब्डोमेन। एब्डोमेन से आया है ना। तो एब्डोमेन से क्या होता है ना, ये कनेक्टेड होता है, एब्डोमेन से जो इसको कनेक्शन देता है टेस्टिस को, कौन देता है आपका, स्पर्मेटिक कॉर्ड, पढ़ा था, याद है, याद है, स्पर्मेटिक कॉर्ड, इसको जो ये कनेक्शन देता है एब्डोमेन से कनेक्टेड होता है, कौन, आपका टेस्टिस, क्योंकि वहीं से आया है ना, तो वहां से झूल रहा होता है ऐसे आके नीचे में, तो इसको कनेक्शन कौन देता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड। आ रही बात समझ, यह स्पर्मेटिक कॉर्ड कहां से पास होता है, एक कनाल से, ये एक लार्ज कनाल है, दिस कनाल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको जल्दी बताओ, इंग्यूनल कैनाल। आ रही बात समझ, इस कैनाल को क्या बोलते हैं अपन, इंग्यूनल कैनाल। इसी कैनाल से सारा कुछ पास होता है आपका, जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है ना, स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या क्या होता है, कौन बताएगा जल्दी बताओ, स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या क्या होता है अंदर में, ब्लड वेसल, नर्व्स, आर्टरीज, वेन्स, सब इसके अंदर होते हैं। ठीक है, यहां से पास होता है, और यह स्पर्मेटिक कॉर्ड खुद किसके थ्रू पास होता है, इंग्यूनल कैनाल के थ्रू। एक लार्ज कैनाल है ऐसा समझो, एक बड़ा पाइप है, इसके अंदर से छोटे छोटे पाइप बहुत सारे गए हुए हैं, ठीक है, एब्डोमेन के अंदर। तो देखो आप, यह इंग्यूनल कैनाल क्या होता है, जैसे ही आपका टेस्टिस आपका आ जाता है ना, कहाँ पे, स्क्रोटम में, यह बंद हो जाता है, कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन होता है और यह सील हो जाता है ना। कभी कभी क्या होता है, प्रॉपर सीलिंग यहाँ पे नहीं हो पाता है, प्रॉपर सीलिंग नहीं होने के कारण क्या होगा, एब्डोमेन में जो इंटेस्टाइन है ना, इंटेस्टाइन के कुछ टिश्यू ना यहाँ पे इस रीजन में आ जाते हैं, किस रीजन में, इंग्यूनल कैनाल वाले रीजन में। बात समझ में आ रही है सबको, जल्दी बताओ, Yes, ये बात sir. समझ में आ रही है। देखो हाँ सर। बेटा बहुत सिंपल सी बात है, कुछ है ही नहीं इसमें। ये देखो, हमने बोला कि चलो ऐसे समझो, ये आपका स्क्रोटम है, ठीक है, इसमें टेस्टिस आ गया, जैसे ही आता है ना, ये किस होकर आता है, टेस्टिस का आने का रास्ता क्या है, एक कैनाल के थ्रू आता है, इस कैनाल को क्या बोलते हैं बेटा, कौन सा कैनाल जल्दी बताओ, इंग्यूनल कैनाल। ठीक है, अरे एब्डोमेन में है, एब्डोमेन से नीचे जाना तो कोई रास्ता होगा ना जहां से निकल के आया होगा यहाँ पे स्क्रोटम में, जल्दी बताओ, Yes, sir. ये रास्ता कौन सा है, इंग्यूनल कैनाल। ठीक Inguinal है, canal. अब देखो ये यहाँ पे आ गया, अब होता क्या है, जैसे ही टेस्टिस आपका स्क्रोटम में आ गया ना, इस इंग्यूनल कैनाल में कनेक्टिव टिश्यू बनता है और उसको सील कर देता है, मतलब बंद कर देता है, ताकि क्या हो,
मतलब अगर नहीं बंद होगा तो क्या होगा, एब्डोमेन का और भी चीजें इसमें अंदर आने लग जाएगा। बस इतना जगह छोड़ता है कि इसके थ्रू कौन पास हो सके, बताओ, स्पर्मेटिक कॉर्ड। कौन पास हो सके जल्दी बताओ, स्पर्मेटिक कॉर्ड। ठीक है, अब बोलोगे स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या है, कुछ नहीं, एब्डोमेन से जब टेस्टिस इधर आता है ना, फिर भी एब्डोमेन से वो अटैच होता है। मान लो कि एब्डोमेन है, ये देखो, ये एब्डोमेन है, यहाँ स्क्रोटम है, ये बीच में एक कनेक्शन है, इस कनेक्शन को क्या बोलते हैं जल्दी बताओ, क्या बोलते हैं? अरे कनेक्शन को थोड़ी इंग्यूनल कैनाल बोलेंगे यार, इंग्यूनल कैनाल तो ये है, ये वाला है, एक रोड है। अरे ऐसे समझो, इंग्यूनल कैनाल एक पाइप है, यहाँ पे आपका स्क्रोटम है, और इसी से पास होता है कौन, आपका स्पर्मेटिक कॉर्ड। आई बात समझ? यहाँ पे टेस्टिस है, तो टेस्टिस किससे अटैच है, इंग्यूनल कैनाल से कि स्पर्मेटिक कॉर्ड से? स्पर्मेटिक कॉर्ड से, है ना। स्पर्मेटिक कॉर्ड, इसको ये देखो, ये यहाँ पे, यहाँ देखो, ये यहाँ पे मान लो क्या है आपका एब्डोमेन, यहाँ पे आपका क्या है, टेस्टिस। ये दोनों के बीच में जो कनाल है कौन सा, ये दोनों के बीच में जो कनेक्शन है कौन सा कनेक्शन है, बताओ? स्पर्मेटिक कॉर्ड। यह स्पर्मेटिक कॉर्ड पास किसके थ्रू हुआ है, पास किसके थ्रू हुआ है, इसके थ्रू, चलो जोर से बोलो, इंग्यूनल कैनाल के थ्रू पास हुआ है। ठीक है, तो इंग्यूनल कैनाल और रास्ता है जिसके थ्रू पास होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, जैसे ही ये आपका टेस्टिस में आ जाता है ना नीचे, यह इंग्यूनल कैनाल सील कर लेता है अपने आप को, बंद कर लेता है। कैसे बंद कर लेता है, कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, बंद हो जाता है, ताकि एब्डोमेन से कुछ और चीजें गिर के इधर ना आ जाए। कभी कभी क्या होता है, इसका प्रॉपर सीलिंग नहीं हो पाता है, बंद नहीं हो पाता है, जिसके कारण आपके एब्डोमेन में इंटेस्टाइन है ना, इंटेस्टाइन का कुछ टिश्यू इस रीजन में आके यहाँ पे आ जाता है। कहाँ पे, इंग्यूनल कैनाल में। इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, इंग्यूनल हर्निया। आज बात समझ, जल्दी बताओ, बोलो। मतलब Yes, sir. मतलब इंटेस्टाइन का कुछ टिश्यू कहाँ आ जाना, इंग्यूनल कैनाल में आ जाना, दैट इज कॉल्ड इंग्यूनल हर्निया। क्लियर है, बोलो। Yes, sir. हाँ, चलो, तो ये आप समझ गए कि इंग्यूनल हर्निया किसको बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे अब देखेंगे, कल अपन इसको थोड़ा सा और आगे करेंगे अपन। ठीक है, आज आपने देख लिया कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्यू टू इम्प्रॉपर क्लोजर ऑफ इंगुल, जो मैंने बोला अभी यहाँ पे लिखा हुआ लैंग्वेज में, देखो, वंस टेस्टिस हैव माइग्रेटेड टू स्क्रोटम, दीज कैन नॉट गो बैक इनटू एब्डोमेन। एक बार टेस्टिस एब्डोमेन में आ गया, अभी बताया था, उसके बाद पूरे लाइफ जब तक हम जिंदा है स्क्रोटम में ही रहेगा टेस्टिस, वो फिर से एब्डोमेन में वापस नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस रास्ता के थ्रू आया था, और रास्ता क्या था, इंग्यूनल कैनाल, अब वह बंद हो चुका है। ठीक है, यह स्क्रोटम है, यहाँ पे रास्ता जिसके थ्रू आया था टेस्टिस आपका, यहाँ पे यह रास्ता ब्लॉक हो चुका है, मतलब यह ऊपर नहीं जा सकता। तो देखो क्यों नहीं जा सकता, लिखा हुआ, बिकॉज इंग्यूनल कैनाल गेट्स सील्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ड्यू टू, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू इम्प्रॉपर क्लोजर ऑफ इंग्यूनल कैनाल, a loop of intestine can enter into inguinal region, this is called as inguinal hernia। लेकिन मान लो ये प्रॉपर कभी बंद नहीं हो पाया, तो एब्डोमेन में से इंटेस्टाइन का कुछ टिश्यू यहाँ पे आके जमा हो जाता है इंग्यूनल कैनाल में, दैट कंडीशन इज कॉल्ड इंग्यूनल hernia। क्लियर है सबको, जल्दी बताओ, क्लियर Yes, है? sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये सब बात तुम लोगों ने क्या याद नहीं है, तुम लोग को क्यों, नोट्स नहीं मिला इसलिए, जल्दी बताओ, तुम लोग ये सब चीजें याद क्यों नहीं है, नोट्स नहीं मिला इसलिए? क्या सैरिल, सौम्या, रिद्धि, Yes, sir. क्यों याद नहीं है सब, ये सब पढ़ा है ना तुमने? चलो ठीक है, नोट्स आपको जितना पढ़ाया है वो मिलते जाएगा धीरे धीरे अब। ठीक है, बाकी अब देखेंगे कल के लेक्चर में इसके आगे। ठीक है, Thank you, sir. वेलकम। चलो लेक्चर को एंड करते हैं, कल मिलते हैं फिर।